नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस के गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं तो वो नेत्रा अवाक्स को लेकर आ रही है। तीसरा नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि टीडी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आधिकारिक तौर पर ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। आने वाले कुछ महीनों में इसे भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 2 स्वदेशी निर्मित नेत्रा और 3 इजरायली रूसी निर्मित फाल्कॉन को अपने शस्त्रागार के हिस्से के रूप में अवाक्स के तौर पर इस्तेमाल करती है। आपको बता दें कि नेत्रा 2.0 अवाक्स मॉडिफाइड एयरबस A320 जेट पर इसे इंटीग्रेटेड किया गया है। सूत्रों के अनुसार नेत्रा टीडी पर काम लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम यानी कि कैप्स अब नेत्रा 2.0 अवाक्स प्रोग्राम के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना को तीसरे विमान की पेशकश की थी, साथ ही वे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात भी करना चाह रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। उसके पास 11 की संख्या में ऐसे विमान है, जो कि भारत के करीबन 2 गुना है। अब डीआरडीओ इसे जल्द से जल्द वायुसेना में शामिल करने का निर्णय ले चुका है। इंडियन एयरफोर्स औपचारिक रूप से डीआरडीओ के तीसरे नेत्रा अवाक्स का इस्तेमाल सीमा के हवाई क्षेत्र की निगरानी करने के लिए कर रहा है। यानी कि ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी अब अधिक मात्रा में एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हो, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अवाक्स उसके पास मौजूद है और चाइना की तो बात ही छोड़ दें। भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अभ्यास ला पेरिस का हिस्सा होगा, जिसकी इस साल अप्रैल में शुरुआत होने वाली है, वो भी बंगाल की खाड़ी में। भारतीय नौसेना के अलावा सभी क्वाड देश यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इसका हिस्सा होंगे। फ्रांस ने 2019 में संयुक्त नौसेना अभ्यास ला पेरिस शुरू किया और उस समय अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलियाई सेनाएं इसमें शामिल थी। फ्रांस अलग अलग देशों के साथ और अलग अलग तरीके से क्वाड सदस्य देशों के साथ भी मिला हुआ है। अभी हाल ही में जनवरी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भारत की त्रिपक्षीय अधिकारियों की भी बैठक हुई। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और इसमें प्रशांत महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र भी शामिल है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहां देश के समुद्री संसाधनों पर विशेष अधिकार है। फ्रांस में इस क्षेत्र में स्थित 8000 सैन्यकर्मी भी हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन के बीच अब दोनों पड़ोसी एक अहम बैठक करने वाले हैं। डिफेंस सोर्सेज का मानना है कि भारत के सिंधु आयुक्त 23 से 24 मार्च को देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। पाकिस्तान द्वारा भारत के हाइड्रो पावर प्लांट को लेकर चिंताएं भी जताई गई है। ये प्लांट चिनाब नदी पर बन रहा है और इस पर भी बात होने वाली है। सिंधु पानी समझौते के तहत ये सालाना बैठक होगी। समझौते के तहत दोनों देशों की कमेटी के आयुक्तों को साल में एक बार मिलना जरूरी है। ये बैठक एक बार भारत और दूसरी बार पाकिस्तान में होती है। भारत के सिंधु आयुक्त पीके सक्सेना ने कहा कि ये मीटिंग 23 से 24 मार्च को होने वाली है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद ये कमेटी की पहली मीटिंग है। पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के इस फैसले का विरोध किया जाता रहा है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद भारत ने लद्दाख में कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स को मंजूरी दे दी है। भारत ने पाकिस्तान को इन परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दे दी है और माना जा रहा है कि बैठक के दौरान इन पर भी चर्चा होगी। साथ ही सक्सेना जी ने बताया कि चिनाब नदी पर भारत की जल विद्युत परियोजना के डिजाइन पर इस्लामाबाद की चिंताओं पर बातचीत की जाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में आतंकवाद और उग्रवाद कम हुआ है, जिससे सरकार की विकास गतिविधियों को गति मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि असम में शांति भी लौटी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आदिवासियों की हत्या की घटना यहां पर आम हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने अपने कड़े कदम उठाए और यहां से आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया। आज असम के हालातों में सुधार आया है। साथ ही राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा के बड़े हिस्से को सील कर दिया है और नदी सीमा यानी कि रिवर बॉर्डर वाले इलाके में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके कमेंट्स काफी कम आते हैं, जिसकी वजह से हम उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक कमेंट करें ताकि वीडियो के संबंध में आप अपनी राय रख सकें। अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। दरअसल नेपाल से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तस्करी कर पहुंच गया है 2.5 किलोग्राम यूरेनियम, जिससे कि काफी हड़कंप भी मचा हुआ है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब एटॉमिक प्लांट नेपाल में है ही नहीं तो यूरेनियम को यहाँ पर लाया क्यों गया। वहीं दूसरी ओर ये भी शक जताया जा रहा है कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की तस्करी संभवतः भारत से की गई है और ये अति सुरक्षा वाले भारत के न्यूक्लियर प्लांट से किसी भी तरह की तस्करी करना संभव नहीं है।
इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने ये भी बताया है कि गोपनीय सूचना पर काठमांडू के वैध क्षेत्र में एक घर में छापेमारी की गई थी और 4 लोगों के पास करीबन 2.5 किलोग्राम यूरेनियम 238 पाया गया। साथ ही पुलिस ने बताया कि ऐसा पहली बार है जब यूरेनियम की तस्करी के सिलसिले में गिरफ्तारियां हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 2 लोग 20 वर्ष के और 2 40 वर्ष के हैं। इनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर दिया गया है। नेपाल का ऐसा कोई प्रौद्योगिकी केंद्र या एजेंसी नहीं है जहां इस धातु का इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में इस घातक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की तस्करी की मंशा बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर नेपाल में परमाणु संयंत्र होता तो भी वहां की सरकार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के माध्यम से अपने संस्थानों के लिए इसकी खरीद करती। आपको बता दें कि यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली धातु है। इसका इस्तेमाल परिष्कृत करने के बाद बिजली बनाने और परमाणु हथियारों के लिए किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा केवल 0.07% होती है। बाकी का 99.284% यूरेनियम 238 होता है। हालांकि आम लोगों के पास ऐसी तकनीक नहीं होती जो परमाणु बम या अपने लिए कोई रिएक्टर स्थापित कर पाए। अधिकारियों ने बताया कि पहली खुफिया जानकारी ये थी कि कुछ लोग यूरेनियम की कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके बाद जांच की गई। वहीं दूसरी ओर नेपाल के द काठमांडू पोस्ट में जो खबर आई है उसके अनुसार गिरफ्तार लोगों में से एक ने दावा किया है कि उसके ससुर 20 साल पहले भारत से ये सामग्री लाए थे, जहां उन्होंने एक यूरेनियम खदान में काम किया था। हालांकि पुलिस इस बात का दावा कर रही है, लेकिन ये दोस्तों एक काफी टेंशन की बात है कि आखिर कौन लोग हैं जो कि यूरेनियम की स्मगलिंग कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हमें नेपाल की मंशा पर भी शक करना चाहिए, क्योंकि नेपाल के साथ जिस तरीके से तनातनी चल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि कहीं नेपाल परमाणु बम बनाने की योजना तो नहीं बना रहा ताकि वो एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर सके। हालांकि दोस्तों वैसे ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को यहाँ पर चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल पर हम अब भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि नेपाल ने जिस तरीके से भारत के खिलाफ आवाज उठाई है, वो भी चीन की गोद पर बैठकर, तो ऐसे में आप ये लगा सकते हैं कि शायद इसके पीछे नेपाल या फिर नेपाली सरकार का भी हाथ हो सकता है, या फिर वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस चेन को खुलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अब यहाँ पर पड़ताल बहुत ही गहराई से करनी होगी कि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है कि यूरेनियम जैसे धातु को स्मगलिंग करके नेपाल पहुंचाना। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस बात को लेकर और आप क्या सोचते हैं, आप जरूर अपनी बात कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। ये वही पाकिस्तान है जिसकी आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है, लेकिन अब वो ड्रोन इंडस्ट्री विकसित करने वाला है। जी हाँ, इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी यानी कि सीडीए के गठन को मंजूरी दी है। उनके कार्यालय से इस बात की जानकारी मिली है। ये फैसला इस्लामाबाद में हुई अधिकारियों की एक बैठक के बाद लिया गया है। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि प्राधिकरण पाकिस्तान में ड्रोन टेक्निक इन पाकिस्तान तकनीक के विकास और नियंत्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा। इस बैठक में इमरान खान ने कहा कि वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, रिसर्च, विकास, कृषि और अन्य शांतिपूर्ण उद्देश्यों जो कि लगता नहीं है, उनके लिए ड्रोन तकनीक में रोजगार देने की आवश्यकता है। ये प्राधिकरण पाकिस्तान में मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम को नियंत्रित करेगा। बयान के अनुसार सीडीए उन मामलों पर भी फैसला लेगा जो ड्रोन के लिए लाइसेंस, आयात, निर्माण, जांच और परमिट जारी करने से संबंधित होंगे। सीडीए की जिम्मेदारी में ड्रोन निर्माण, संचालन, प्रशिक्षण, खोज और विकास से जुड़े मानकों को विकसित करना भी शामिल है। इस बयान में कहा गया है कि सीडीए के पास वो शक्ति होगी कि वो जुर्माना लगा सकता है, लाइसेंस रद्द कर सकता है और मुकदमा चला सकता है। आपको बता दें कि इस कमेटी में पाकिस्तान की वायुसेना, नागरिक विमानन, रक्षा उत्पादन, आंतरिक मंत्रालय और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्रालय के उच्च रैंक वाले अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के प्रतिनिधि और क्षेत्र से जुड़े 3 विशेषज्ञ भी होंगे। अब यहाँ पर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिस पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी खस्ता है, वो अब ड्रोन इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। और ऐसे में आप ये लगा सकते हैं कि इस कमेटी के लोग भी कौन है। जैसे कि आपने जाना ही होगा कि इसमें खास करके पाकिस्तान के सेना के बड़े अधिकारी भी हैं, तो आप कहीं से भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शांति की जो बात कर रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल रिसर्च और शांति के लिए करेगा, ये तो सवाल उठता ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा, और ऐसे में ये भारत के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि भारत को इसका काउंटर करना कैसे है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है ब्रिटिश आर्मी को लेकर, जो कि अपने डिफेंस में 14 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ब्रिटेन ने चीन से तनाव के बीच अपनी सेना को और ताकतवर बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ब्रिटिश रॉयल आर्मी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश एयरफोर्स के बेड़े में कई नए
और घातक लड़ाकू विमानों को भी शामिल करने का प्लान है। इसके अलावा अत्याधुनिक तकनीकों से लैस टैंक, ड्रोन और राइफलों की खरीद भी की जाएगी। सेना को नए हथियारों से लैस करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने $200 बिलियन यानी कि 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। हाल ही में द टेलीग्राफ के अनुसार ये सब तैयारी भविष्य में होने वाले युद्धों को ध्यान में रखकर की जा रही है। डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि सेना को ताकतवर बनाने के लिए पहले से इस्तेमाल किए जा रहे कई हथियारों को रिटायर भी किया जाएगा। उनकी जगह नए और अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस हथियारों को शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से युद्ध के दौरान ड्रोन की ताकत को देखते हुए इस पर ज्यादा खर्च करने का प्लान है। ब्रिटिश आर्मी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हम देख रहे हैं कि ड्रोन का सभी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हम कैसे निपटे या उसे अपनी ताकत के रूप में कैसे स्थापित करें, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से विकास कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।